क्रिमिनल जस्टिस सीज़न 1 रिलीज़ हुई, इंस्टा में सीधा मैसेज आया कि तेरे घर में माँ बहन नहीं है, कुछ भी करेगा पैसे के लिए, ये इतना गंदा है, इतना गंदा आदमी है, जो मर्जी बोले जा रहे। मैं तो डर गया, मैं बोला ही बंद कर देता हूँ। कितना आसान है आपके लिए स्विच ऑफ होके बाहर निकल जाना और दूसरा किरदार करना है। मेरा बहुत ही ज़्यादा फ्रैगमेंटेड प्रोसेस हो जाता है इस बात को लेकर, इसीलिए मैं कभी मॉनिटर भी नहीं देखता। अब अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर एक तार बचता है, वैसे ही है एक्टिंग भी। जैसे कि कैरेक्टर आर्टिस्ट बोला जाता है, मैं हमेशा इस बात पे मेरा एक कहना भी ये है कि कैरेक्टर आर्टिस्ट मतलब क्या, जो हीरो हीरोइन होते हैं उसमें वो कैरेक्टरलेस होता है क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ स्मॉल टाउन्स बिग स्टोरीज, छोटे शहरों के बड़े किस्से। और आज अपना दिलचस्प किस्सा लेकर जो दोस्त, जो मेहमान, जो कलाकार हमारे स्टूडियो में आए हैं उनसे मिलते हैं। एनएसडी ग्रेजुएट रहे हैं और बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है, वेब सीरीज़ में काम किया है। हर कुछ पर बातचीत करेंगे। लेट्स वेलकम दिव्येंदु भट्टाचार्य। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया पंकज, आप कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप आए हैं। और दोस्तों को बता दूँ, दर्शकों को बता दूँ कि आपसे जो हमारी दोस्ती की लेगेसी है वो सन 2012 में पड़ गई थी। हम दोनों के एक और कॉमन सीनियर वेरी वेल रेस्पेक्टेड राइटर फ्रेंड थे, संजय चौहान सर जी। उनके घर पर मिले थे, वहाँ काफ़ी बातचीत हुई थी और उसके बाद अब मिल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली संजय सर अब नहीं हैं, लेकिन हैं हमारे साथ, हम में। वेलकम टू द शो। और बताइए अपना क्या अनुभव रहा आपका? वहीं संजय सर से ही शुरुआत करते हैं। संजय भाई मेरे लिए एक बड़े भाई जैसे हैं। मतलब जब मैं मुंबई आया था तो वैसे तो मेरे बहुत जानकार थे इधर शहर में, जैसे कि मेरे इमीडिएट सीनियर्स थे, मेरे बैचमेट्स थे, मेरे टीचर सब थे। लेकिन संजय भाई एक ऐसा संजय है कि जिन्होंने मतलब जिनका हाथ पकड़ के मैं आया था। तो वो जब मैं आने लगा था तो उन्होंने कहा था कि मैं उससे पहले जा रहा हूँ, तुम आओ, फिर हम वहाँ मिलेंगे। तब वो इंडिया टुडे के लिए? तभी इंडिया टुडे में थे। उसके बाद फिर वो राइटिंग के लिए इस तरफ चले गए थे। आई थिंक मुझे लगता है इंडिया टुडे के साथ ही वो मूव किए थे, बाद में शायद वो फिर इंडिपेंडेंट राइटर्स बन गए थे। तो लेकिन बहुत अभी भी साथ है, मतलब मेरे परिवार के साथ भाभी बच्ची सब है। तो वो लेकिन वो अभी है नहीं। जी, वो जी, जी। का बहुत जल्दी छोड़ के चले गए। जी, लेकिन हाँ, लेकिन वो एक परिवार बन गया, मतलब वो एक। बिल्कुल, मैं भी ब्लेस्ड हूँ। जब मेरी पहली किताब आई थी वाटर लूज़र कहीं का, तो मुंबई में जब लॉन्च हुआ था, वो वन ऑफ द पैनलिस्ट थे। और उन्होंने काफ़ी पहले तो किताब पढ़ के उस पर बात की, इसके अराउंड बात की, काफ़ी एनकरेज करते थे। और हमारे दरमियाँ एक ह्यूमर का रिश्ता था कि हम लोग कुछ ना कुछ क्रैक करते रहते थे आपस में। कमाल के नहीं, बहुत ही मतलब उनका एक ख़ास ह्यूमर का आइडिया था, और जिसमें वो खुद भी बहुत हंसते थे। हाँ, उनकी फिल्मों में भी, चाहे पान सिंह तोमर हो, उसमें आपको याद होगा जो वो सीन था जर्नलिस्ट वाला, डाकू के साथ जर्नलिस्ट, और उसके विजेंद्र काला का। विजेंद्र काला थे। और उसमें वो सारे डायलॉग्स कि हम लोग बागी हैं, डकैत तो पार्लियामेंट में होते हैं, हम तो बागी हैं। चंबल में, बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत होते हैं पार्लियामेंट में। माइंड ब्लोइंग जो सटायर था, ह्यूमर था उनका, वो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत ही टैलेंटेड राइटर। और बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो इनकरेज करते थे हमेशा। तो मतलब कभी भी फ़ोन करो तो बोले कि तुम क्या करो, शाम को आ जाओ, घर आ जाओ, थोड़ा खाना वाना खा के जाओ। तो वो वाली बातचीत हो जाती है ना, जब किसी अनजान शहर में कोई आपको ऐसे हाथ पकड़ के आपका रखे तो। नहीं, और मुझे याद है कभी उनको मैसेज करता था अगर, तो उनका फ़ोन आता था और वो कहते थे कि अच्छा अब बात यहाँ तक आ गई है कि आप मैसेज करके पूछेंगे, हाँ। कॉल मी अप, मतलब मैं बिज़ी रहूँगा, नहीं लूँगा, और फिर कर लूँगा वापस। तो बोथ ऑफ अस आर ब्लेस्ड टू हैव हिज ब्लेसिंग्स। और आज यहाँ बैठ के उनकी याद आई और हम लोग बिल्कुल बिल्कुल ये बात कर रहे हैं। और आपकी फिल्मों और आपके वेब सीरीज़ पर जब भी हम लोग नज़र डालते हैं, और हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा रिमार्केबल जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है वो है पोचर ने। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पोचर पे?
पोचर एक ऐसी सीरीज़ है जो कि बहुत ही मतलब पर्टिनेंट है, सोशली रेलिवेंट है आज के तारीख में, जिसका मतलब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो सब्जेक्ट को लेके, जिन चीज़ों को लेकर हम लोगों को बात करनी चाहिए, पोचर एक ऐसी सीरीज़ है जो ऐसे चीज़ों को लेके बात करती है, जो कि एलिफेंट टास्क पोचिंग। तो मतलब सबसे पहले तो व्हेन आई लाइक ऑफ कोर्स कास्टिंग इज़ डन बाय मुकेश छाबड़ा। जब वहाँ से फ़ोन आया कि दादा एक ऐसा है कि कैरेक्टर है जिसका आप थोड़ा सा एक आपको स्क्रीन टेस्ट देना पड़ेगा, मैंने रुचि में था, अच्छा ठीक है, सब्जेक्ट ऐसा है, मतलब ऑफ कोर्स मतलब कि आई शुड गो एंड गिव द, फिर हो गया, फिर बात होगी, सारी चीज़ें हो गया। और काम करते हुए सारे दिग्गज कलाकार, मतलब सारे सेम माइंडेड एक्टर्स, निमिषा, रोशन, रिची, एक खुद एक मास्टर क्लास उसका खुद का एक है, जो कि बहुत ही मतलब रिलीजियसली एक चीज़ों को वो फॉलो करने वाला डायरेक्टर है। टस से मस नहीं होता है, कहीं भी इधर से उधर नहीं हो सकता है, चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी सबसे परफेक्शन है। जैसा प्लान करते हैं, या precision। एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड प्रिसाइज। सो वहाँ, लेकिन इसके बावजूद भी एक एक्टर को एक जितना लिबर्टी देना है वो देता है, तो वो भी बहुत ही कमाल है। मतलब कि वो एक ऐसा लिबर्टी दे देता है सो दैट कि आप कुछ ना कुछ मैजिक हो ही जाता है, सेट पे हो ही जाता है कि आपको बांधता ही नहीं कभी वो। और और एक ऐसे सब्जेक्ट पे जब आप खुद काम करते हैं ना, जैसे कि एलिफेंट टास्क कोचिंग, कि आज की तारीख में अगर देखा जाए कि होल वर्ल्ड में कुछ 5,000 के करीब हाथी बचे हुए हैं। सो धीरे धीरे ऐसा मैग्निफिसेंट जानवर है जो कि चला जाएगा। जैसे कि कुछ दिन पहले वो वाइट राइनोज, द लास्ट वाइट राइनोज डाइड इन, सो तो ऐसे ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा एक दिन, मतलब अगर इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे तो। और वो जिस दिन में सबसे पहली बार जब हम रीडिंग कर रहे थे और बातचीत चल रही थी, तो एक पर्टिकुलर एक सीन जो मुझे इतना प्रभावित किया था उसमें, कि हाथी के दांत से गणपति की मूर्ति बनाई गई है। सो इट इज़ द लेवल ऑफ आयरनी। और जिस कहानी को लेकर, जिस स्टोरी को लेकर पोचर बिल्ड हुआ है, वो एक जेन्युइन केस है। मतलब वो दिल्ली में 500 किलो आइवरी पकड़ा गया था। 500 की मतलब ह्यूज, मतलब आई डोंट रिमेम्बर जितना अमाउंट ऑफ आइवरी पकड़ा गया था, वो मतलब 500 हाथी को मारे तभी हो पाएगा। सो इज दैट अ बिग कंसाइनमेंट जो कि पकड़ा गया था। तो वही जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो आपको खुद क्रूसेडर लगता है, आपको लगता है कि आप खुद एक मुहिम चला रहे हैं, खुद एक आप भी एक कर्णधार है, मतलब समाज में ऐसी चीज़ों के। तो आपको लगता है कि यार एंटरटेनमेंट के अलावा भी मैं कुछ और कर रहा हूँ, एक एंटरटेनमेंट विद अ कॉज, विद अ पर्पस। आपका क्या क्रिएटिव प्रोसेस होता है? हाउ डू यू टेक अप समथिंग एंड हाउ डू यू मैं कंप्लीटली एक डायरेक्टर्स एक्टर हूँ जी। मैं कंप्लीट डायरेक्टर्स में बिलीव करता हूँ कि वो क्या चाहता है, क्योंकि आई एम अ ट्रेन्ड एक्टर। सो मेरे पास 1000 तरीका है एक चीज़ को दिखाने के लिए। मैं क्राफ्ट बेस है। सो बाकी सारी चीज़ें हैं जो मतलब मैं 50 तरीके से एक चीज़ को डिपिक्ट किया जा सकता है, बिकॉज सारी चीज़ें यूनिक है, बिकॉज ह्यूमन इमोशंस आर यूनिक। लेकिन डायरेक्टर को वो एक ही तरीका चाहिए कि जो उसका व्यू पॉइंट है, उसका पॉइंट है, उसका जो विजन है, उसका जो विजन है, तो वो अचीव करना चाहता हूँ मैं हमेशा। तो इसीलिए मैं डायरेक्टर के साथ ही रहता हूँ। मैं स्क्रिप्ट के साथ रहता हूँ, डायरेक्टर के साथ रहता हूँ। मैं एक्स्ट्रा इम्प्रोवाइजेशन में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं जब इम्प्रोवाइजेशन करने की कोशिश करता हूँ या फिर करता हूँ, तो फिर डायरेक्टर के साथ रहते हुए उसी पेज पे, मतलब मैं पूछ भी लेता हूँ कि आई एम गोइंग दिस वे, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, आर यू ओके विद इट? तो डायरेक्टर अगर बोलते हैं कि यार आई एम वेरी मच ओके विद इट एंड यू ट्राई इट, हम देखते हैं, अगर होता है तो फिर अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल कम्प्लीटली डायरेक्टर के साथ रहता हूँ। और बाकी प्रोसेस तो
अगर किसी भी एक्टर से पूछा जाए कि आपका क्या प्रोसेस है, वो हर एक एक्टर का एक अपना एक पर्सनल प्रोसेस होता है ले दे के, बट वही ख्वाहिश यही रहती है कि मतलब मैं कहीं पीछे छिप जाऊँ और किरदार आगे आ जाए। आगे आ जाए। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये तो। एक सवाल मेरे मन में काफ़ी दिनों से था और आप उसके लिए सबसे सूटेबल गेस्ट मुझे मिले हैं, क्योंकि एक तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं फिल्म्स और सीरीज़ में, और आप NSD से आते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, जो आम अंडरस्टैंडिंग है कि NSD में जो एक्टिंग सिखाई जाती है वो थिएटर और प्लेज के लिए सिखाई जाती है और उसका एक अलग तरीका है। लेकिन एक्टिंग फॉर कैमरा, एक्टिंग फॉर सिनेमा, सीरीज, शोज, वो अलग है, उसकी बारीकियां अलग हैं। तो हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू, वन, और दूसरा कैसे हैंडल करते हैं? क्या ये सच है जो मैं धारणा व्यक्त कर रहा हूँ? ये धारणा जो है ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों एक्टिंग के पैरामीटर्स डिफर करते हैं। जैसे कि एक चीज़ ये होती है कि अभी आप मुझे अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद आप जब ये फुटेज देखेंगे तो आप किसी और की आंखों से देखेंगे, तो वो दोनों एक अलग मीडिया हो जाता है, बिकॉज नज़रिया बदल जाता है। बिकॉज हाँ, नज़रिया बदल जाता है बिकॉज ऑफ द कैमरा इन। सो वही एक डिफरेंस है। लेकिन एक्टिंग में मुझे नहीं लगता कि कभी कोई डिफरेंस है। और ये NSD आपको ऐसी कोई एक्टिंग सिखाता है कि जो कि पर्टिकुलरली स्टेज एक्टिंग और दिस एक्टिंग इज एक्टिंग। सो मैं हमेशा उस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, एक्टिंग एंड एक्टिंग। बस एज एन एक्टर आपको ये मेंटेन करना है, आपको ये जानना है कि मैं कितने ऑडियंस तक ये पहुंच रहा हूँ। जैसे कि अभी अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मैं लाखों करोड़ों ऑडियंस के साथ पास पहुँच रहा हूँ, तो जिसके लिए मुझे वॉइस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि जो मेरी वॉइस है वही मेरा लेवल पकड़ेगा, वही सबको सुनाई जाएगा। लेकिन जब मुझे पता चलता है कि मैं लाइव ऑडियंस है, मेरे पास 100 लोग हैं, तो 100 लोगों तक तो मेरी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। तो यू नीड टू बी आई नीड टू बी लिटिल प्रोजेक्टेड। हाँ। सो लाउड इन द सेंस, मतलब यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं थोड़ा सा लाउड एक्टिंग भी कर दूँ, वो भी नहीं है। जब जैसे कि इसे लॉन्ग शॉट, अगर लॉन्ग शॉट में अगर देखा जाता है कि अगर आप खड़े हैं तो आपका पूरा बॉडी जैसे काम करता है, तो वैसे हर एक ऑडियंस के लिए आप लॉन्ग शॉट में हैं लगभग देखा जाए। और लेकिन अगर उसको क्लोज शॉट में तब्दील करना होता है तो फिर आप बिल्कुल फ्रंट स्टेज में आ जाते हैं और एक लाइट के सामने फोकस लेके आप बैठ जाते हैं। तो आप चाहते हैं, और उधर से आप ऑप्टिकल इल्यूशन भी आपका ये होता है कि लाइटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से भी आपको वो सारा डार्क करते हुए आपके सिर्फ फेस और आंखों में लेके आता है, तो फोकस करते, तो वो आपको डायरेक्टर खुद ही वो कह रहा है कि ऑडियंस को कि आप उनकी सिर्फ आंखें देखनी है, बाकी सारी चीज़ें नहीं देखनी। अभी ये सारी चीज़ें हैं, मतलब इट इज़ बेसिकली स्टेज इज़ द मदर ऑफ एक्टिंग। अगर आपको अगर स्टेज पता चलता है तो आप हर फॉर्म में कर सकते हैं। बिकॉज कभी कभार क्या होता है, मुझे ये लगता है कि सिर्फ कैमरा स्पेसिफिक एक्टिंग अगर कोई सीखता है तो वो सिर्फ फेस पे ध्यान देता है, ताकि उसको लगता है कि मैं हर एक चीज़ मेरी इसे क्लोजअप होगा। तो ऐसे एक्टर्स के लॉन्ग शॉट में अगर आप चले जाते तो उनको पता ही नहीं होता कि हाथ और पैर के साथ करना तो पूरी बॉडी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है, उनको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। तो इसलिए वो आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू करते हैं और बस फेशियल एक्सप्रेशंस पे शुरू करते हैं। लेकिन जब आप दूर चले जाएंगे ऐसे एक्टरों से कैमरा लेके, तब आप एक्सपोज हो जाते हैं। आपके एक्सप्रेशन से मुझे धीरज कुमार याद आ गए। तो हम लोग छोटे थे और संसार नाम का एक आता था दूरदर्शन पे। नहीं मतलब हाँ, मतलब वो एक अलग स्कूलिंग है, अलग जॉनरा है, वो अलग टाइम है। तब वो चलता था। तब आपको अच्छे भी लगते थे, तब आपको आमीन साहनी की आवाज़ आपको अभी भी हॉन्ट करती है। अभी भी आप जाते ही हैं इंग्लैंड में, जो देसी रेडियोज़ हैं, चाहे सनराइज़ हो या दूसरे इंडियन डायस्पोरा वाले, एशियन डायस्पोरा वाले, उनके लिए आरजेइंग कैसी होनी चाहिए का टेम्पलेट है अमीन सियानी। अभी तक
बहनों और भाइयों, उसी मोड में हैं वो। एंड आउटस्टैंडिंग, वो अपना Outstanding. वो हम सुन के बड़े हुए हैं, बड़े तो हुए हम- तो कि मतलब रेडियो, वही मतलब रेडियो सुनने से, सोचने से वही आवाज़ आती थी। हमारी जैसे कि मातृपक्ष की शुरुआत जब होती है, जब दुर्गा पूजा से पहले, जिसको हम महालया बोलते हैं। आई डोंट नो वेदर यू आई नो महालया, और उस दिन मॉर्निंग से शुरू हो जाता। मॉर्निंग में 4:30 बजे हमको 4:30 या 4:45 बजे तक हम लोगों को ज़बरदस्ती बचपन में उठा के चाइल्डभुड मेमोरीज है उससे। उठा के रेडियो के सामने बिठा दिया जाता था, बिकॉज टेलीविज़न होते नहीं उस टाइम। तो रेडियो के सामने वीरेंद्र कृष्ण भद्र, उनकी आवाज़ होती थी, उनकी आवाज़ में चंडी पाठ करते थे। अच्छा, सो वो जैसे कि अभी भी वो आवाज़ गूंजती है कि वो साउंड ऑफ महालया, मतलब एक गूज बम्स आ जाते हैं सुन, बचपन की यादें हैं। हाँ, तो उस टाइम वो रेडियो ड्रामा, इस लाइक श्रुति नाटक जिसको बोलते हैं, फिर इस अच्छे ओरेटर्स माने जाते थे, अच्छे वक्ता होते थे, जो जिनकी बातें सुनने के लिए हम जाते थे, जिनके स्पीचेस सुनने के लिए हम जाते थे। तो ऐसे सब वो एक ज़माना था। मैं मानता हूँ सर कि भाषा जो है, लैंग्वेज, वो एक कॉन्स्पिरेसी है आपकी भावनाओं को लोगों से दूर रखने के लिए। अगर कोई भाषा को बहुत सीरियसली लेकर लैंग्वेज का नाजी बन जाए तो बहुत चीज़ें रह जाती हैं, लोग उनसे कट जाते हैं। और जो जिसकी भाषा जैसी है, जैसा उच्चारण है, उसको वैसे ही स्वीकार के अपनी बात बस रख दे सामने, तो बात बन जाती है। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, हाउ यू कम्युनिकेट, दैट इज द मोस्ट हाँ, इम्पोर्टेंट। तो आपका जो है, आपकी भाषा में एक एक्सेंट है बंगाल का, आपकी मातृभाषा का, उसके नुआंसेस ने आपको कैरेक्टर्स को पकड़ने में कैसे हेल्प किया है आपके करियर में? शुरू में क्या ये लगा कि नहीं नहीं इनका बहुत एक्सेंटेड है, इस कैरेक्टर में दिक्कत आएगी? जैसे कि मैं इसीलिए मैं बंगाल थिएटर जब ख़त्म करके, मतलब छोड़ के मैंने जो ज्वाइन किया था, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि मतलब इफ़ आई वांट टू compete with the national talents, then I need to be What you are. what I am, what is my uniqueness. मैं अपनी यूनिकनेस के साथ ही काम करूँगा। और उसके बाद क्योंकि अब हमारे जो एक डाइवर्सिटीज़ है हमारे देश की, जो अगर हमारे मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री अगर आप उठा लीजिए तो देख लीजिए, आपको बिल्कुल टिपिकल हिंदी भाषी एक्टर्स बहुत कम मिलेंगे। और वो किरदार भी कम होते हैं ना, कहीं जैसे कि पंजाबी फ्लेवर आएगा। जैसे मिथुन चक्रवर्ती जी, तो उनके भी एक इंटोनेशन है, खास किस्म का इंटोनेशन है। धर्मेंद्र साहब बहुत पंजाब का एक बहुत मेजर इन्फ्लुएंस है। ये सब दिग्गज कलाकार हैं। हाँ, बिल्कुल, दिग्गज कलाकार है। लेकिन सदाशिव आमलोगकर अगर उनको देखिए, एक ठोस, नाना पाटेकर साहब तो ठोस है। मतलब इन सब, दारा सिंह, बिल्कुल दारा सिंह तो ऐसा लगता था हिंदी बोलते ही नहीं थे, पंजाबी में बोलते थे। तो ये एक ब्यूटी है, ये ब्यूटी है। ये ब्यूटी है। तो ये अगर ब्यूटी है तो इसी चीज़ को एक्सेप्ट करके उसी चीज़ को ही एक्सेप्ट करना चाहिए। बाकी तो कला है, आपका हुनर है, आप किस तरीके से करेंगे। लेकिन मैंने यही सोचा था कि अगर compete मुझे हिंदी क्षेत्र में नेशनल लैंग्वेज में करना है, तो इसलिए मुझे हिंदी सीखनी चाहिए ज़्यादातर। हाँ। तो मैंने हिंदी सीखी, हिंदी में प्लेस किए। देवुदा, बताइए कि क्या आपके करियर में अब तक, जो कि काफ़ी इलस्ट्रस रहा है, अब तक आपने बहुत सारे किरदार किए हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा कैरेक्टर रहा है जो आप करना चाहते हों और वो नहीं कर पाए हों, या उसे आपने देखा हो बाद में बनने के बाद और आपको लगा हो यार ये मैं करता तो मज़ा आ जाता? कोई ऐसा कैरेक्टर मिस होने का रिग्रेट है कुछ? एक बार थोड़ी सी चीज़ें हुई थी जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, व्हेन वी वर देयर इन सेकेंड ईयर में, एक बार मुद्रा राक्षस प्ले हो रहा था हमारे बैच के साथ। तो मैं बहुत ज़्यादा चाणक्य करना चाहता था, और तो वो चाणक्य किसी और को दे दिया गया था। तो मैं उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा इमोशनली, बिकॉज मैंने उस प्ले के लिए काफ़ी, मतलब मैंने मेहनत की थी, क्योंकि मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया था टीचर के सामने कि मैं ये किरदार करना चाहता हूँ, और आप अगर कर रहे हैं तो आप बाकायदा एक बार
टेस्ट कीजिए समथिंग, मतलब सारी चीज़ें देख लीजिए, क्योंकि मुझे पता चला था कि वो किरदार जो है वो अपना कथाकली बेस्ड है। वो टीचर जो हमारे थे जिन्होंने वो प्ले डायरेक्ट किया था, मतलब डायरेक्ट इन द सेंस मतलब वो क्लास वर्क है, मतलब डायरेक्शन कम टीचिंग सब एक साथ में हो जाता है, प्रोजेक्ट होता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने समर वेकेशन में आई वेंट बैक टू कैलकाटा, माई होम टाउन। एक महीना मैं समर वेकेशन नहीं मनाया था। एक महीना मैंने गुरु गोविंदन कुट्टी के पास जाके रिक्वेस्ट करके एक महीना मैंने कथकली सीखी थी उनसे। अच्छा, तो मैं बहुत तैयारी की थी। तैयारी की थी। अब जवाब मतलब उस टाइम जोश ऐसा होता था कि यार पढ़ाई करनी है, बस सीखना है सीखना है। तो मैंने उनसे कहा था कि देखिए मतलब मैं तो ये तैयारी करके आया हूँ, और मैंने एक स्टडी की थी जो कि मैंने चाणक्य के बारे में स्टडी की थी। चाणक्य बहुत कहा जाता है कि बहुत बदसूरत थे वो चाणक्य। चाणक्य एक तो डार्क, बहुत डार्क थे, बहुत डार्क थे। और चाणक्य के दांत, सामने के दांत ऐसे ऐसे ऊपर आए हुए थे। तो बचपन में जब चाणक्य से कहा गया था कि उधर एक चाणक्य खेल रहा था और कोई पंडित जा रहे थे, तो उन्होंने बच्चे को बुलाया, बोले आप माँ को बुलाओ। तो चाणक्य की माता श्री आए तो उनको बोला कि तुम्हारा बेटा जो है बहुत भाग्यशाली है, बिकॉज जिसके दांत ऐसे बाहर को आए हुए होते हैं ना, उसमें तेज है वो। तो चाणक्य ने ये बात सुन ली थी, तो पत्थर लिया, अपने दांत तोड़ दिए थे। तो और भी बदसूरत हो गए थे चाणक्य, क्योंकि उसके आगे के 3 दांत टूटे हुए थे, जो कि आए हुए थे, प्रोट्रूडेड थे, काले थे। तभी नंदवंश उन्होंने बोले कि ये ब्राह्मण कौन है, ये ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, ये खाना खाने कौन बैठा है। तो तभी वो इंसल्टेड फील किया, और उन्हें बोला कि यार आज मैं ये शिखा बांध रहा हूँ, और जब नंदवंश का संहार करूँगा तभी मैं। बिल्कुल, मुझे याद है। तो मैंने उनको कहा था कि यार अब वह सारी चीज़ें मैं आपको उस तरीके से बना के दिया, लेकिन वो माने नहीं। तो मैं बहुत नाराज़ हो गया था, बहुत ही डिसअपॉइंट हो गया था। फिर उन्होंने देखा, मेरी तैयारी देखी थी टीचर ने, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने चाणक्य के साथ एक सेल्फ बना दिया था, एक सेल्फ जो कि चाणक्य वो सिर्फ डायलॉग बोल रहा था, और जितने भी इसके एक्शन, मोनोलॉग, इनर मोनोलॉग, वो सारी चीज़ें, कथाकली के जेस्चर, मुद्राएं, वो मैं करता था। तो उसमें मुझे मज़ा आया था, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं रेंडरिंग भी करूं, डायलॉग भी बोलूं, तो वो नहीं हो पाया था। तो वो एक ऐसी चीज़ें थी। ये एक मलाल मलाल इन द सेंस, लेकिन वो ट्रेनिंग प्रोसेस में पार्ट ऑफ इट, कितनी चीज़ें सीख लेते हैं हम हाँ। लोग। तो लेकिन उसके चलते मेरी बेनिफिट भी हुए थे, मतलब वो सारी चीज़ें, क्योंकि मैं रिहर्सल में वो डायलॉग भी बोलता था, और मुझे पता था कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो आपकी इस जर्नी में हु हैज़ बीन योर इमोशनल एंकर? मेरी इमोशनल एंकर्स बहुत है, जैसे कि आई एम वेरी अटैच्ड विद माई फैमिली, वेरी मच अटैच्ड विद माई फैमिली। मेरे पेरेंट्स, माई मॉम died in 2021, but my parents are there, and my wife, of course, she is also like my anchor. So बच्चे हैं, सारी चीज़ें, मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं। संजय चौहान है, संजय भाई है, और एक है मेरे अजय ब्रह्मात्मज करके मेरे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अजय जी वेरी वेल रिस्पेक्टेड फिल्म जर्नलिस्ट। वही मतलब वो संजय भाई, अजय भाई, ये जी दोनों जी, एक ही ग्रुप था उनका। हाँ, तो वो दोनों ही मेरे बड़े भाई जैसे, मतलब लोग कि हम अभी फैमिली एक्सटेंडेड इज देयर, माय लाइक माय एक्सटेंडेड फैमिली। तो ये सब मिला के है मतलब। आप तो काफ़ी सेंसिटिव एक्टर हैं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू क्राइड एंड व्हाट ट्रिगर्ड यू? ऐसा होता है कभी कि अदर देन एक्टिंग, रियल लाइफ स्पेस में या माय कुछ? मॉम डाइड अच्छा, इन 2021, आई वाज इन टर्की। मैं वहाँ शूट कर रहा था और पता चला कि माय मॉम डाइड, लेकिन वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्लोज थे, अब आ जा नहीं सकते, तो आप आ नहीं पाए। और एक एक्टर के पास तो कोई साधन होता भी नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई असिस्टेंट नहीं होता है कि जो 3 दिन आपका काम संभाल दे। और जब 75% ऑफ द फिल्म इज़ डन एंड 25%। हाँ, 25% बचे हुए हैं, और उस टाइम आप आ भी नहीं सकते, क्योंकि वो मतलब उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा सबोटेज हो जाएगा प्रोडक्शन के साथ। तो आप आ ही नहीं पाए, मतलब मैं आ ही नहीं पाया। तो बट वही मतलब
पूरा दिन रोया, लेकिन रात को शूट किया। तो प्रोड्यूसर की तरफ से कहा भी गया था कि आज का शूट कैंसिल कर देते दादा, आप थोड़ा सा कल से। बोले नहीं नहीं, अब करना तो यही है, शो मस्ट गो ऑन। नहीं, और ये बहुत ट्रिकी स्पेस है, अपने लव्ड वंस का जाना, खासकर पेरेंट्स का माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता है, और वो बहुत पार्ट्स में दुख आता है। या एग्जैक्टली, वो रह क्या आई कैन सो रिलेट। रह क्या आता है। 2 years बैक आई लॉस्ट माई मदर, और उस समय मेरा माइंड ही नहीं प्रोसेस कर पा रहा था, मैं बस सब काम निपटा रहा था, और मैं लोगों को देख रहा था, मुझे लगता है ये एक्टिंग कर रहे हैं या सही में अटैच्ड थे। बचपन से सिर्फ आप उन्हीं को देखे, उन्हीं से ही सब कुछ है। चाहे कभी नाराज भी हुए, कभी सारी चीज़ें भी हुई, लेकिन सब उन्हीं के साथ। तो वो रह के एक इंसिडेंट आता है, अचानक उनका कोई एक जेस्चर याद आता है, अचानक उनकी कोई बातें याद आती है, कुछ चीज़ें देख के अचानक उनकी याद आती है। तो वो रह के वो ट्रिगर करता है। बिल्कुल। तो अजीब सा था कुछ, वो अभी भी प्रोसेस नहीं कर पाता, क्योंकि वो आंखों के सामने हुए ही नहीं सारी चीज़ें। और फिर मैं जब कलकत्ता वापस आया था 10 दिन बाद, जब क्रियाकर्म जब हो रहा था, 10 दिन बाद मैं वापस आया था, उस टाइम में मेरी आंखों से आंसू नहीं निकली थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, बट मैं तो घर में आके देखा कोई मेरी माँ है नहीं। वो तो है। तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री में जो काम हो ना हो, आप बिजी रहते हैं, इतनी सारी व्यस्तता और इतने थोड़े काम, इसमें हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ? मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला इंसान हूँ नहीं। मैं हाँ नहीं, मैं जब काम होता है तो मैं काम करता हूँ, लेकिन मैं वेला भी बहुत रहता हूँ, मतलब बहुत ही खाली रहने वाला आदमी हूँ। मैं कुछ इस तरीके का आदमी हूँ कि मैं दिन भर कुछ ना करूँ और खाली ऐसे एक वॉइड की तरफ देखता रहूँ और बैठा रहूँ। तो मैं लेज़र अराउंड करना मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल प्योर लेज़र अराउंड। लोग देख के हैरान हो सकता है कि यार कुछ नहीं कर रहा, बैठा हुआ है बस। पर हाँ, बैठा हूँ, म्यूज़िक सुन रहा हूँ, कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैं ये बहुत मज़े से करता हूँ। तो खुद के साथ वक्त बिताते खुद के साथ वक्त बिताना, उसका बावजूद उसके अलावा भी, मतलब जब मेरे पास काम नहीं होता है तो मैं खाना बना लेता हूँ। मैं कभी भी खाना बना सकता हूँ। तो सुपर। हाँ, तो वो ये बहुत अच्छी बात आपने कही। तो हम लोग कभी भी आपके घर आ सकते हैं। कभी भी। तो मैं घर में रहता हूँ, तो मतलब मैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब बनाते हैं। वही बोलते हैं ना, हर किसी का एक पर्सनल ट्रूथ होता है कि दुनिया चाहे जितनी भी बदल जाए, वो इंसान वो वाला काम करता है। तो आपका वो है टू लेज अराउंड विथ योरसेल्फ, टू लेज अराउंड विद माई सेल्फ, माई बुक्स, माई सिनेमा, कुकिंग, म्यूज़िक, सारी चीज़ों को लेकर मैं बहुत टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। और एनएसडी के पहले आपके ग्रोइंग अप ईयर्स कैसे थे? किस तरह का मामला था? बिल्कुल ऐसे ही था, मतलब ऐसे ही था, क्योंकि मैं उसी एज में बिलोंग करता हूँ ना, कि जिस एज में हमारे पास कोई गैजेट होते नहीं थे। बिल्कुल कुछ नहीं होते थे। मतलब ले दे के टॉय, मतलब सिर्फ एक बॉल ही होता था या फिर बैट्स होते थे। और वो भी एक ज़माने के बाद, एक टाइम के बाद, एक बैट हम कितनी बार उस बैट को चलाते थे। मुझे अभी भी याद है, वो बैट टूट जाता था, उसमें कीले ठोक देते थे, ये कर देते, फिर अब कारपेंटर के पास लेके जाते थे, थोड़ा सा लकड़ी ऐड करके ऐसे जोड़ के गोंद से लगा देते थे। उसी एक बैट पे लगभग 1.5-2 साल किसी ना किसी हैंडल निकल जाता था, फेविकॉल डालते। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद किसी के घर में कोई पेड़ काटा गया है, उसमें से एक फाली निकली ऐसे करके, तो उससे हम बैट बना लेते थे। तो हमारे पास तो कुछ ऐसा था नहीं। तो ये डिफाइनिंग मोमेंट कब आया चाइल्डहुड में, जब आपको लगा हो कि एक्टिंग करनी है? ये डिफाइनिंग मोमेंट 1993 में आई वाज अवार्डेड बेस्ट एक्टर बाय ईप्टा, IPTA कलकत्ता से। तब मतलब पिछले 1-2 साल से मुझे मिलने शुरू हो गए थे बेस्ट एक्टर के अवार्ड्स। लेकिन जैसे कि हम लोग डिफरेंट कॉलेज फेस्टिवल्स में जाते थे, जैसे कि IIT फेस्टिवल, ये हुआ वो हुआ, सब जगह में जाते थे, और जहाँ जाते थे वहीं मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता था। तब तो वो पता चला कि शायद ये मैं कर सकता हूँ, ये इशारा है, इन चीज़ों में मैं अच्छा हूँ, तो ये इशारा है। तब ये चीज़ आई दिमाग में कि नहीं, पढ़ाई करा जाए इसके बारे में। तो अगर ना पढ़े तो फिर लेमैन की तरह उठ के, अब कोई ऐसे बैकग्राउंड तो है नहीं। हाँ,
और क्योंकि परफॉर्मेंसेज हो रही थी और आप जीत रहे थे, तो घर में भी इस तरह का विरोध नहीं हुआ होगा कि वी डोंट हैव घर एनी में कभी बैकग्राउंड। भी किसी चीज़ का विरोध नहीं। घर वाले हमेशा यही चाहते थे कुछ तो कर ले, हाँ ये भी तो एक बात थी। कुछ तो कर ले, मतलब ये तो कुछ ना करे, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये तो आदमी तो पढ़ाई वढ़ाई सब तो बिल्कुल वैसे ताक पे रखा हुआ है। तो जब एनएसडी हो गया तब वो लोग सांस लिए, चलो अब तो ये कुछ कर लेगा जिंदगी में हो सके। मैं जब भी आपका कोई भी काम देखता हूँ, आई फाइंड यू एज द सनशाइन ऑफ द सीन यू आर इन, कि उस सीन में अगर आप हैं तो मैं आप ही को देख रहा होता हूँ कि कुछ तो होगा अभी। तो आप कैसे हैंडल करते हैं? बहुत सारे साथी कलाकारों को कॉम्प्लेक्स आ जाता होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैं अब शिद्दत से अपना काम करता हूँ बस, और कुछ नहीं, ऐसी कोई चीज़। लेकिन आपने ये फील किया है कि व्हेन यू आर देयर यू आर देयर? या व्हेन आई एम देयर बिकॉज आई हैव टू बी ट्रूथफुल यस, टू द कैरेक्टर, टू द कैरेक्टर, टू द होल सेट। मतलब मैं ये नहीं करता कि किसी का रोल खाना और किसी से बेटर परफॉर्मेंस करना। मैं ये सब इन सब चीज़ों में, इन सब ट्रैक में घुसता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये सब ट्रैक मेरे लिए है ही नहीं। मतलब मैं सिर्फ ये बिलीव करता हूँ कि सबके थाली में खाना परोसा गया है, खुद की थाली का खाना खाओ, दूसरे की थाली की तरफ झाँको मत। तो वो अच्छी तरह से खा लो, बस उतना ही काफ़ी है आपका। मतलब आप सबके लिए पर्याप्त खाना दिया हुआ है, सब अपना अपना खाना खा ले, बस सबके लिए है। क्योंकि एक सीन में इट इज़ नॉट ओनली योर सीन, यस, 4-5 और लोग हैं, तो सब अगर सीन में काम नहीं करेंगे तो सीन काम नहीं करेगा। सिर्फ आइसोलेशन में एक किरदार तो है नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल हमेशा मुझे अच्छा लगता है पूछने में कि भाई जब आपको स्पॉटलाइट ने फाइंड किया और फिर आप स्पॉटलाइट से घिरने लगे, तो पहले की सिंपल ज़िंदगी को मिस करते हैं क्या? लेकिन मुझे लगता है आपके उस जवाब में ही ये है कि कुछ भी हो जाए लाइफ में और दुनिया में, आपका एक पैटर्न है अपने आप के साथ समय बिताने का। तो मतलब सिंपल जिंदगी मतलब यही जिंदगी है, यही जिंदगी पहले हाँ। पहले भी दोस्ती बिरादरी, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ घूमने निकल जाना, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना, खाना बनाना, म्यूजिक सुनना, कोई भी चीज़ें सेलिब्रेट करना, हर रोज़ पार्टी करना। तो इट्स लाइक लाइफ इज सेलिब्रेशन। मैं उसमें किसी और इंटरव्यू में मुझे शाहरुख खान का एक आंसर बड़ा मज़ेदार लगा था। उन्होंने बोला यार वो सब नहीं चाहिए था, तभी तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ अभी यही चाहिए, आप हैप्पी अबाउट इट। नहीं मतलब मैं मेहनत ऐसा नहीं है कि मतलब मैं पानी मिट्टी खोदता हूँ। हाँ ऑफ कोर्स, जो आपको पसंद है, वे ऑफ लाइफ है, जो मुझे पसंद है वही मैं कर रहा हूँ, जो मैं करता आया हूँ वही कर रहा हूँ। और जहाँ तो ये खुशनसीबी है, कभी कभार दोपहर में भी सोने का मौका मिल जाता है। एक बात बताइए कि क्या कोई ऐसी खुशबू, स्मेल या कोई साउंड या कोई सड़क की मेमोरी है जो आपको अपने शहर वापस ले जाती है कई बार अपनी बिजी लाइफ में भी? जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले साउंड ऑफ महाल्या पे बात कर रहे थे, वो बस एक एग्जाम्पल है कि क्या कुछ ऐसा आपको देख के या किसी स्मेल या साउंड या सड़क की याद से? बिल्कुल मैं आपको मतलब क्या बताऊँ, क्योंकि ये हमारी तो धरोहर है जी, एक्टर्स के। हम लोग नॉस्टैल्जिया में जीना बहुत पसंद करते हैं और बहुत, ये हमारे काम भी है। बिकॉज जब हम अब जैसे अगर हम कोई किरदार करते तो कहा जाता है कि इमोशनल मेमोरीज से चीज़ें ली आ जाती है। इमोशनल मेमोरीज इज नॉस्टैल्जिया। हम लोग नॉस्टैल्जिया में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं लेज़र राउंड करना बहुत पसंद करता हूँ। कि मुझे अपने बचपन के हर गली चौराहा, सब कुछ, शहर, मैदान, तालाब, सब कुछ दिखते हैं। तो एक्टिंग आपके लिए एस्केप है या मिरर है? एक्टिंग मेरे लिए एक क्राफ्ट है। क्राफ्ट है, अच्छा। एक्टिंग मेरे लिए क्राफ्ट है जो कि मैं बहुत पसंद करता हूँ करना, क्योंकि वो क्राफ्ट के दायरे अनुभूतियों को मैं पुनर्जीवित करना चाहता हूँ। तो मुझे वो मज़ा आता है, वो चीज़ें, वो जीना, उनके दर को, वो जीना, वो चीज़ें, वो क्योंकि एक म्यूज़िक, जैसे कि आपको अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर एक तार बचता है। तो वैसे ही है
एक्टिंग भी, मतलब कि अगर आप वो सुर छेड़ते हैं, अगर वो कहीं वो टच होता है तो फिर वो जो अंदर से वो जो एक तार सनाई की आवाज़ आती है ना, तो वही एक्टिंग है। मतलब वही जो चीज़ है कि आप कितना कितना उसको रिलेट कर पाते हैं, कितना उस किरदार के साथ रिलेट कर पाते हैं। तो मैं वही रिलेटेबल कैरेक्टर करने की कोशिश करता हूँ कि मैं कितना आपके करीब जा पाऊँ उस किरदार को लेकर, चाहे ताकि आप पिक्चर देखने के बाद उसको घर भी लेके जाए इस कैरेक्टर को। तो आप जैसे किरदार बन गए और शिद्दत से आपने निभा दिया, कितना आसान है आपके लिए स्विच ऑफ होके बाहर निकल जाना और दूसरा किरदार करना, या ऐसा भी होता होगा कोई किरदार रह जाए कुछ समय तक? नहीं, बिल्कुल नहीं रहता। अच्छा। मेरे साथ तो रहते नहीं, मैं रहने देता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ही ज़्यादा फ्रैगमेंटेड प्रोसेस हो जाता है इस बात को लेकर कि इसीलिए मैं कभी मॉनिटर भी नहीं देखता हूँ। कि मैं कैसा अपने आप हुआ? को नहीं देख पाता हूँ, अपने आप को नहीं देखता हूँ, तुरंत अपने आप को नहीं देखता हूँ। मैं देखूंगा जब डबिंग के टाइम हाँ, बाद डबिंग में। होगी, या ये फिर नहीं कि हर शॉट के बाद आप ओके टेक के कतई बाद नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं इसीलिए मैं उस चीज़ से बिल्कुल अचानक डिटैच्ड हो जाते हैं साथ के साथ। हाँ, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और ये मुश्किल बिकॉज भी है। हम कर भी नहीं सकते, वे प्रोफेशनल्स। अगर हम एमेचर्स होते तो फिर वो सारी चीज़ें कर सकते थे, वो सारी चीज़ें। हम प्रोफेशनल है, अलाउ भी नहीं करता, टाइम ही नहीं मिलता ऐसी चीज़ें। और सिनेमा इंडस्ट्री की अपनी जर्नी में कोई हार्ड ट्रूथ ऑफ लाइफ जो रियलाइज़ हुई हो, ऐसा कुछ आपको ध्यान में आता है? द लाइफ इज लाइक दैट ओनली कि चलती का नाम गाड़ी है। मतलब अगर चल रहे तो चल रहे, नहीं चल रहे तो नहीं चल रहे, वो वही। ये कभी लगा कि एक सर्टेन मोल्ड में किरदारों और एक्टर्स को देखे जाने की प्रैक्टिस है इंडस्ट्री में? या वो तो बहुत समय से है। जैसे कि कैरेक्टर आर्टिस्ट बोला जाता है कि, तो मैं हमेशा इस बात पे मेरा एक कहना भी ये है कि कैरेक्टर आर्टिस्ट मतलब क्या, जो हीरो हीरोइन होते हैं उसमें वो कैरेक्टर लेस होता है क्या? तो वो भी तो कैरेक्टर है। अगर आप सालों साल उनके कोई कैरेक्टर्स दिखे नहीं आपको, वो सिर्फ आता है, रोमांस करता है, फाइट करके आपके खून का बदला लेके निकल जाता है। निकल जाता है। तो इसीलिए आपको लगता है कि यार चलो बाजू में कैरेक्टर्स खड़े कर दो, उनमें कैरेक्टर्स दिखे, इनमें तो कैरेक्टर दिख ही नहीं रहा। दिख ही नहीं रहा। तो इसलिए आपने उनको कैरेक्टर आर्टिस्ट बोलना शुरू कर दिया। हालांकि सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, बिकॉज अगर आप अगर एक फिल्म को, अगर आपकी फिल्म इंडस्ट्री अगर यूरोप से इंस्पायर्ड हो या फिर हॉलीवुड से इंस्पायर्ड हो, तब वहाँ देखिए, वहाँ जो आपका मेन एक्टर है वो सबसे बड़ा कलाकार है। और यहाँ एक टाइम तक तो ये था कि आपका जो मेन एक्टर है वो कला से कोई लेना देना नहीं है, बाकी इसलिए आप सपोर्ट सिस्टम खड़े कर देते थे। यहाँ एक आपस में जोक चलता है कि अच्छा वो ही कांट एक्ट, कोई बात नहीं, स्टार बनेगा। हाँ। अगर आप एक्ट कर सकते हैं, आप एक्टिंग कीजिए। तो आप मतलब वो देखा जाए तो वो एक्चुअली वो एक्टिंग आना भी एक कर्स हो गया था उस टाइम के। यार एक्टिंग आता है, एक्टिंग दिखाना नहीं, ये तो फंस जाएगा। एक्टिंग दिखाना नहीं, तो एक्टिंग दिखाएगा तो फंस जाएगा। और आपको यहाँ पे मुंबई की कोई एक बात अपने शहर लेके जानी हो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो आप क्या ले जाना चाहेंगे यहाँ से? मुंबई इज़ अ वेरी इजी सिटी। मुंबई, मैं हिंदुस्तान में, मैं कलकत्ता की पैदाइश हूँ, दिल्ली में 7 साल रहा और मुंबई में भी 25 साल हो गए। मुंबई मुझे बहुत आसान सा शहर लगता है। और वहाँ से कोलकाता से कुछ लेके आना हो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़, तो वहाँ की कौन सी बात आप चाहेंगे मुंबई में आ जाते? थोड़ा फूड लेके आ सकते, फूड लेके आ जाते। वो तो खैर आप बना रहे हैं बढ़िया बंगाली डिशेस। वो तो मुझे एक उम्मीद की किरण की तरह साउंड किया कि आई ड्रॉप इन सून। बिल्कुल बिल्कुल, एनी डे एनी टाइम। दादा, आपने तो बहुत सारे फेजेस विटनेस किए हैं। आपने इप्टा से लेकर एनएसडी और फिर ये दौर एक्टर्स का, और इस दौरान हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस देखे मीडिया के फॉर्म्स में, फॉर्मेट्स में। और अब जो एक तूफ़ान है, आंधी है सोशल मीडिया के नाम पे, और अब वो पहले वो शौक़ था, अब वो ज़रूरत है। और अब तो कई कास्टिंग हो रही है कि आपकी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितनी है तब ऑडिशन के लिए कास्टिंग डायरेक्टर्स बुला रहे हैं। मुझे याद है, मैं पढ़ रहा था अभी लापता लेडीज़ की जो लीड है लड़की नीतांशी गोयल को इंस्टा पे पहले स्पॉट करके फिर ऑडिशन हुआ या जो भी हुआ। तो इस तरह का बहुत कुछ हम लोग सुनते, पढ़ते, देखते रहते हैं। आपकी क्या टेक है ये सोशल मीडिया के तूफ़ान पे, और हाउ डू यू हैंडल?
अव्वल तो मैं ये कहूँगा कि मतलब सोशल मीडिया में बाई फोर्स मैं आया हूँ कुछ दिन, मतलब जब मैंने एक्चुअली ओटीटी में काम करना शुरू कर दिया था, तो फिर मेरे बच्चों ने कहा था कि आपको सोशल मीडिया में आना है, आप इंस्टा में नहीं हो, आप ट्विटर में नहीं हो, चीज़ें रिलीज़ होती है तो फिर प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कहा जाता है सर आप ट्विटर में नहीं है, ट्विटर में आ जाइए, थोड़ा आप भी ट्वीट कर दीजिए प्रोडक्ट के बारे में। तो मैंने ज़रूरत समझा, तो मेरे बच्चों ने बोला कि आ जाओ, तो उन्होंने पेज बना के दिया और उसके बाद मेरा क्रिमिनल जस्टिस सीज़न 1 रिलीज़ हुई, तो जिसमें इंस्टा में सीधा मैसेज आया कि तेरे घर में माँ बहन नहीं है, कुछ भी करेगा पैसे के लिए, इतना गंदा आदमी है, तो कैरेक्टर इतना दहशत पैदा कर देता है, तो लोग इतना जजमेंटल हो जाते हैं, बिल्कुल जज्बाती हो कि फिर जो मर्जी बोले जा रहे हैं। मैं तो डर गया, मैं बोला ही बंद कर देता हूँ ये सब ये क्या चीज़ है, ये तो घर तक आ रहे लोग। तो मेरे बच्चों ने बोला कि नहीं नहीं, देखने का नहीं, ये सब ब्लॉक कर दो या फिर रिपोर्ट कर दो, लेकिन ये करेंगे, ये रिवॉर्ड है। तो फिर देखा कि तब दिस इज हाउ इट बिहेव्स। हाउ बिहेव्स, मतलब मुझे तो जहाँ तक ये लगता है कि ये कैच 22 सिचुएशन है आज के तारीख में, ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो सोशल मीडिया है। आप वाकिफ़ होंगे ऐसी चीज़ों से कि बंगाल की तरफ हम अड्डा देते हैं, बहुत अड्डे का कल्चर है। चाय के दुकान में बैठ जाते थे, तो मतलब घर से कोई आगे बोलते कि नहाना धोना नहीं है, जल्दी आओ, घर में बुला रहे, खाना तैयार है, खाना खाओ, फिर आ जाना शाम को। और चाय के अड्डे पे कितने देशों की सरकारें बदल देते हैं। सरकारें बदल जाती, चाय के अड्डे पे और सलून में, सलून में ये दोनों जगह होते थे। और ये जो अपना वो सुबह गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यूज़पेपर स्टैंड होता था ना, जहाँ बुजुर्ग जाके न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे, वहाँ ये तीनों जगह पे। तो ऐसी जगह पे ऐसे लोग होते थे कि जो सचिन तेंदुलकर को बैटिंग सिखा देते थे। तो हमने कभी ऐसे लोगों को नज़रअंदाज किया ज़िंदगी भर, मतलब राइट, इनकी कौन ये, तू उस टेबल में जाके बैठ, हम लोग इस टेबल में बैठे हुए। लेकिन अभी जो है ना, वो आपके टेबल में बैठा हुआ है। अपने देश की ये खूबसूरती है कि हर किसी के पास इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन के लिए नसीहत है और वो उसको गाइड कर सकता है। सब कुछ, मतलब लता मंगेशकर कैसे गाना गाएंगे वो आपको बताएंगे, उधर ही बता देंगे आपको। ज्योति बासु अच्छे पॉलिटिशियन है, इंदिरा गांधी अच्छा पॉलिटिशियन है, या फिर वाजपेयी अच्छा पॉलिटिशियन है, वो उधर ही बताएंगे बताएंगे, सब उसको पता है। अब वो लोग जो है, वो लोग आपके डोमेन में आ चुके हैं, आपके डोमेन में आ चुके हैं। ये कैच 22 सिचुएशन है कि आप जैसे कि हर किसी को ब्रिज बनाने का आइडिया नहीं है, वो एक सिविल इंजीनियर को आता है, लेकिन वो ब्रिज कैसे बनाएंगे आप थोड़ी ना उससे सुनेंगे, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि वो आपके पब्लिक डोमेन में आ चुका है। आप उसी प्राइवेट डोमेन में बैठे हुए हैं जहाँ वो आपको कमेंट कर सकता है। या तो आप निकल जाइए, या तो फिर उत्तेजित मत होइए, या तो फिर स्टेटस को मेंटेन कीजिए कि चलो यार तू भी क्या याद रखे, तू भी बोलता रहे कुछ भी। तो वो बहुत ट्रिकी है, वो थोड़ा डेमोक्रेटाइजेशन भी हुआ है एक्सेस और इन्फॉर्मेशन का, लेकिन इतना अनब्राइडल्ड और अनकंट्रोल्ड है कि कोई कुछ भी कर रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे में सोशल एथिक्स, ये सारी चीज़ें हमारे में अभी तक तो डेवलप हुआ ही नहीं ना, कि क्या चीज़ें कही जा सकती है। देखो, स्वाधीनता और स्वेच्छाचार दोनों में बहुत फर्क है। अब आज़ाद है इसका मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, स्वतंत्र और स्वच्छंद तो दोनों अलग अलग चीज़ है ना। तो हमारे में हमको तो वही लगता है ना कि हम आज़ाद देश की नागरिक है। हाँ, नहीं वही, स्वतंत्र में खुद का तंत्र तो है, लेकिन स्वच्छंदता में तो एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं। हाँ, तो वही सारी चीज़ है। तो आप व्हेन यू आर इन रोम, तो वैसे ही मैं सोचता हूँ कि चलो यार, ये है, ये भी सही, समय का तकाजा है, तो इसी को निभा लिया जाए। बट मैं वो इंसान हूँ कि मैं टेलीफोन अभी भी दिन भर ढूंढता रहता हूँ घर में, ये कहाँ है। तो जाके देखता हूँ कि 6 या 7 मिस्ड कॉल है ये। फिर मैं एक को फ़ोन करता हूँ। उसमें से 2 तो क्रेडिट कार्ड्स के होंगे कॉल सेंटर्स के, डेवलपर्स के, बिल्डर्स। यहाँ काम का 1 कॉल होगा शायद, काम का 1 कॉल भी नहीं आता है। 7 दिन में 1 कॉल आ गया। तो वो तो इंटरनेट, हम जिस समय मैं पैदा हुआ हूँ उस समय
हमारे घर में भाई साहब टेलीविज़न भी नहीं होते थे। तो मुझे अभी भी याद है दादी की गोदी में बैठ के 4 साल या 5 साल का एक बच्चा किसी मोहल्ले के किसी और के घर में जाके ब्लैक एंड वाइट में मोहम्मद रफ़ी साहब का एक लाइव प्रोग्राम देखने के लिए गए हुए थे। उसके बाद धीरे 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 जो टेलीविज़न है मेरे घर के नज़दीक आता रहा है। इस घर में आया, फिर इस घर में आया, इस घर में आया, इस घर से मेरे बाजू वाले घर में आया। तो फाइनली मैं टेस्ट मैच, वनडे मैच बाजू वाले घर में जाके देखता था। मैं जब क्लास 9th या 10th में था तब मेरे घर में एक पोर्टेबल टीवी आया था। सो तो आपको पता ही है कि कौन से जनरेशन में मैं बिलोंग नहीं, मुझे भी याद है कि अपने पास एक शटर वाला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया था। कौन आ गया? मेरे बुआ जी के उसको लॉक करके रखा जाता था, मेरे बुआ जी के घर में घर में होता कि हमेशा नहीं देख सकते। एग्जैक्टली वो मेरे बुआ जी के। मेरे घर में फ्रिज भी नहीं होता था। अभी भी मुझे याद है कि पानी का एक बहुत बड़ा परात होता था, उसके ऊपर एक एक वेजिटेबल एक एक करके ढक के ऐसे रात भर रखे जाते थे। ऊपर एक पत्थर दिया जाता, पानी का भी इसलिए परात दिया जाता ताकि चींटियाँ ना चढ़े खाने पे। तो वैसा होता था। और प्रेशर कुकर आना मेरे घर में एक रेवोल्यूशन था कि प्रेशर कुकर आए तो मतलब 7-8 लोगों का चावल एक साथ बन सकता है। क्योंकि मैं ऐसा फैमिली से पैदा हुआ हूँ कि जो मतलब 3-4 फैमिलीज एक साथ जॉइंट फैमिली। तो सुबह 10-12 लोग तो निकल जाते थे, कोई ऑफिस जाते थे, कोई स्कूल जाते थे, कोई कॉलेज जाते थे। तो औरतों का टास्क ही होता था कि सुबह उठ के चावल बनाना है। तो 2-2 हांडियाँ चावल बनाने थे। तो प्रेशर कुकर आना एक रेवोल्यूशन था कि प्रेशर कुकर आ गया, एक झटके में बन जाएगा चावल। तो आज मेरे पास मोबाइल है, सब कुछ है, इंटरनेट है, सब कुछ है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ। मैं बहुत कम ट्वीट करता हूँ, मैं ट्वीट करता ही नहीं हूँ। मैं हार्डली विजिट करता हूँ। बेयर मिनिमम जितने से बेयर मिनिमम जितना। मैं सिर्फ अपना जब प्रोडक्शन कोई लॉन्च होने वाला है उस टाइम टीम की तरफ से आता है कि सर ये पोस्ट कर दीजिए, उतना ही पोस्ट करता हूँ। हमारा ये एपिसोड शेयर कीजिएगा और कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट जो आएगा वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। बस वही करते हैं हम, और इसके अलावा कुछ करते ही नहीं। और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, क्या हम लोग देखने वाले हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मतलब मैं एक फिल्म के लिए तो मैं बहुत इंतज़ार में बैठा हूँ, पता नहीं वो कब होगा। चकदा एक्सप्रेस, अनुष्का शर्मा वाली फिल्म है जो कि बहुत अच्छी बनी है। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट फिल्म। एक और फिल्म है बासु चैटर्जी की, बहुत पुरानी फिल्म थी, एक रुका हुआ फैसला। उसका एक नया वर्जन बना है, एक रुका हुआ फैसला विद अ कंटेम्प्रेरी इंटरप्रिटेशन। टाइटल वही है, डायरेक्टेड बाय दर्शन त्रिवेदी। सो सारे अच्छे एक्टर्स हैं। तो वो भी, उसकी भी चल रही है, मतलब वो कब आएगा। एक हुमा के साथ मैंने अभी रिसेंटली एक फिल्म की थी गुलाबी, तो वो भी है विद हुमा कुरैशी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन है, कभी भी कभी आ सकता है। सुपर, मज़ा आ गया आपसे, इतनी चीज़ों पे बात हुई और इतना स्टिम्युलेटिंग डिस्कशन। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप आए। और हम लोगों का एक सिस्टम होता है, लास्ट में वही उस कैमरे में देख के हम लोग एक साथ बोलेंगे वी लव यू ऑल। ठीक है? लव यू ऑल। अरे एक साथ बोलना था, मुझे भी बोलना था। ओके, वी लव यू ऑल।